प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लगातार गिर रहा है डेली बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट को क्या हो गया है, लगातार ये क्यों गिर रहा है और फाइनली ये जो गिरावट है वो कब रुक पाएगा और यहाँ से स्टॉक मार्केट और कितना गिर सकता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में एज ऑलवेज हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आज के स्टॉक मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप मोस्टली फ्लैट रहा है। फ्लैट क्यों रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक और रिलायंस का और दोनों ही पॉजिटिव में है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण लार्ज कैप्स एटलीस्ट आज फ्लैट है लगभग। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का फेवरेट माइक्रो कैप आज अच्छा खासा गिरा है। तो देखिए ये जो गिरावट है, मैं ना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या फिर उससे भी ज़्यादा समय से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ध्यान में होगा कि देखिए मार्केट के गिरने का सिर्फ एक रीज़न है फ़िलहाल, सिर्फ एक रीज़न, और वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमारा काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा है। कोविड के बाद से हमारा मार्केट गिरा ही नहीं है, लगातार ऊपर रहा है या फिर फ्लैट रहा है। तो वही सबसे बड़ा रीज़न है। अब जब जब मार्केट गिर रहा है तो वो क्या हो रहा है? देखिए जब भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट का तो उसको बहाना चाहिए होता है गिरने का। इस टॉपिक पे भी कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था ना कि स्टॉक मार्केट को बहाना चाहिए गिरने का, और वो बहाना फ़िलहाल स्टॉक मार्केट को मिल रहा है। और अब देखिए जब मार्केट में मूड एक बार ख़राब हो जाता है ना तो थोड़े थोड़े या फिर छोटे मोटे रीज़न के कारण भी स्टॉक मार्केट गिरता रहता है। 2008 अगर आप लोग ना उस समय कोई इन्वेस्टमेंट करता होगा या फिर मार्केट्स को फॉलो करता होगा तो उस समय क्या हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस के समय ना, उस समय वर्ल्ड में कहीं छोटा मोटा बैंक भी अगर बैंक में प्रॉब्लम आता था ना, मतलब स्पेन में कोई बैंक बंद हो गया, छोटा मोटा बैंक हो गया, बंद हो गया, तो उसके कारण पता चलता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया। तो वही मूड है, एक बार मार्केट का मूड खराब हो गया तो फिर वो टाइम लगता है। जैसे मार्केट कैसे लगातार ऊपर जा रहा था, अच्छे मूड में था, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ आता था, फ़र्क नहीं पड़ता था, लगातार ऊपर जाता था। अब क्या है कि मूड खराब हो चुका है मार्केट का, तो मार्केट का कोई भी न्यूज़ मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी उसमें है तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। और इस सभी का एकमात्र रीज़न है वैल्यूएशंस। और उसी वैल्यूएशंस को देखकर मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ से अगर आप देखें तो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो रीज़नेबल टू स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर बहुत बड़ा निगेटिविटी आता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो 5 to 10%, उससे ज़्यादा वहाँ पे शायद, क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा शायद ना गिरे। लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप ओवर वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है तो वहाँ तो इवन 10, 15, 20% भी मार्केट गिर सकता है। गिर सकता है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गिर ही जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तब गिरेगा, ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत गिर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा गिरता है तो वो ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, उसे हम हेल्दी करेक्शन बोलते हैं, और वहाँ से मार्केट फिर से आप देखेंगे कि तेज़ी से ऊपर जाएगा। अब ब्रीफली समझ लेते हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट है या फिर मार्केट को गिरने का जो बहाना चाहिए वो बहाना कहाँ कहाँ से मिल रहा है। सबसे बड़ा FIIs का सेलिंग। FIIs का सेलिंग क्यों हो रहा है कि चाइना, मतलब सालों से चाइना, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय से रिटर्न आया ही नहीं है, उसका वैल्यूएशन बहुत कम था। वहाँ पे रियल एस्टेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, कोविड के बाद से ही चाइनीज़ इकोनॉमी बिल्कुल डाउन एंड आउट है। तो अब वहाँ पे वहाँ का जो गवर्नमेंट है ना थोड़ा स्टिमुलस ला रहा है, बट हाँ अभी भी जो पैकेजेस हैं वो इतना बड़ा नहीं है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि चाइनीज़ इकनॉमी में एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कोई मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। चाइनीज़ इकनॉमी मोस्टली डाउन एंड आउट है। वहाँ पे अगर आप हाउसिंग का प्राइसेस देखेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ आप नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, 1-2 साल के बाद खरीदेंगे घर, तो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो ना जल्दी खरीद लो, प्राइस ऊपर चला जाएगा और महंगा हो जाएगा। वहाँ पे लगातार तेज़ी से जो घरों के रेट है वो गिर रहे हैं। वहाँ पे डिफ्लेशन का रिस्क आ गया, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट नील के आसपास है वहाँ। तो वहाँ पे कई जगह पे प्राइसेस गिर रहे हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो चाइना, इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया, इवन 5% का GDP ग्रोथ रेट इस साल उनका नहीं आने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर हालात और भी ख़राब होंगे, शायद इवन 4.5% वहाँ मुश्किल से आएगा। लेकिन थोड़े बहुत पैकेजेस आए हैं वहाँ पे, तो FIIs को लग रहा है क्योंकि वैल्यूएशन कम है। देखिए जब हम भी अपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्वालिटी कैसा है और उसके बाद वैल्यूएशन कैसा है। इन दोनों के आधार पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो इंडिया मार्केट्स को देखें तो क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हमारा अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर किसी के पास ऑप्शन है, क्योंकि हम जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ इंडियन कंपनीज़ का ही देखते हैं, लेकिन जो एफआईआईज़ हैं वो तो वर्ल्ड वाइड सारी कंपनीज़ को देख रहे हैं, सारे कंपनीज़ को देख रहे हैं, सारे कंट्रीज़ को देख रहे हैं। तो वो सबसे पहले ऑफ कोर्स कंट्री को जीरो इन करेंगे, उसके बाद उस कंट्री में स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो कंट्री वाइज ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि चाइना का वैल्यूएशन बहुत कम है, लेकिन हाँ क्वालिटी तो ख़राब है। लेकिन अब ये जो स्टिमुलस पैकेजेस वहाँ पे आ रहे हैं, उससे एफआईआईज़ को लग रहा है कि शायद उसके कारण थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा इकोनॉमी में, तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इसीलिए पैसा वहाँ काफ़ी हद तक गया है। मतलब देखिए सबसे ज़्यादा पैसा रिसेंट टाइम्स में कब निकला था मार्केट से, एक सिंगल मंथ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना, कोविड के समय मार्च 2020 में अबाउट 68,000 करोड़ एफआईआईज़ ने पैसा निकाला था सिर्फ एक मंथ में। और अक्टूबर का अगर आप फिगर देखेंगे तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। अभी तक अक्टूबर तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है ना, लेकिन अभी तक ही एफआईआईज़ ने अबाउट 80,000 करोड़ के आसपास का पैसा निकाल लिया है। मतलब कोविड में सिर्फ 68 निकला था और अभी महीना ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी तक ही 80,000 करोड़ के आसपास, और ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी ज़्यादा पैसा निकलेगा। तो देखिए एक तो ये रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे प्रेशर बना हुआ है, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी तक बना हुआ है ना, रसिया यूक्रेन का वार तो चल ही रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट एस्केलेशन वहाँ वैसा नहीं हो रहा है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन जो दूसरा वॉर है वो फ्रंट तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, इजराइल ईरान का वॉर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर अटैक किया हिजबुल्लाह ने ड्रोन से, सीरियस मैटर है। तो लेट्स सी, मतलब इजराइल का वॉर, ऐसा तो लगता है कि जो इजराइल का वॉर है, इजराइल का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने जा रहा है, खासकर तब जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे अटैक हुआ है। तो लेट्स सी, मोस्टली उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ना, वहाँ पे काफ़ी बड़ा अटैक होगा इजराइल का, किसी भी दिन हो सकता है। अब तो काफ़ी समय लग रहा है, मोस्टली ना यूएस का प्रेशर है इजराइल पे, क्योंकि यूएस में 5 नवंबर को इलेक्शंस है। तो यूएस नहीं चाहता है कि वॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग बहुत ज़्यादा एस्केलेट करे, क्योंकि यूएस इलेक्शंस पे उसका फ़र्क पड़ सकता है। तो इसके कारण ही मोस्टली इजराइल अभी तक रुका हुआ है। लेकिन हाँ इजराइल फाइनली तो अटैक करेगा ही, और अच्छा खासा अटैक करेगा, उसका वेट करना है। वो एक ओवरहैंग बना हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी पे और ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी पे। इजराइल अटैक करता है ईरान पे, अगर गलती से कहीं ऑयल इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो जाता है, ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, बहुत बड़ा निगेटिव होगा। इसके बाद देखिए इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू हमारे लिए अभी तक है। अभी तक हम इंडियन इकोनॉमी का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते थे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा अर्निंग ग्रोथ, रिजल्ट्स। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना, पूरा रिजल्ट ही ख़राब होगा ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट क्वार्टर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा नहीं था, पूरे साल का ही अगर आप देखेंगे, खासकर लार्ज कैप्स का अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आया है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं था, बजाज ऑटो का रिजल्ट अच्छा नहीं था, नेस्ले का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, टीसीएस का कोई खास नहीं था, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब एचडीएफसी बैंक, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, ऑल्दो उसका स्टॉक तो आज ऊपर है, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं है। देखिए एचडीएफसी को आपको नेक्स्ट ईयर देखना होगा, इस साल पूरा कुछ खास वहाँ नहीं होने जा रहा है। मर्जर है दो बड़ी कंपनीज का, इतना आसान नहीं, टाइम लगता है, नेक्स्ट ईयर देखना होगा क्या होता है। बट एनी हाउ स्टॉक प्राइस तो उसका ऊपर है। देखिए बैंकिंग में वही आईसीआईसीआई का रिजल्ट ही देखना होगा हमें, 26 को शायद उनका आ रहा है, 26 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बैंकिंग जो लार्ज कैप्स में है वही सुपरस्टार है, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में तो उसका ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो। देखते हैं वहाँ से रियल पिक्चर पता चला क्या हो रहा है। कोटक का भी रिजल्ट कोई खास आया नहीं है। तो ओवरऑल देखिए रिजल्ट सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं हो, आने वाले समय में और भी देखेंगे कोई खास नहीं रहेगा। और साथ ही आरबीआई गवर्नर का भी फाइनली स्टेटमेंट आया है ना, जो मीटिंग था उसमें उनका बोलना है कि भाई अभी भी रेट कट के चांसेस नहीं लग रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इन्फ्लेशन 5.49% हमारा बढ़ गया है, मोस्टली फूड इन्फ्लेशन के कारण। और जो नेक्स्ट फिगर आएगा, मतलब अक्टूबर मंथ का जो इन्फ्लेशन आएगा वो भी ज़्यादा ही आएगा, 5% के आसपास ही आएगा, बढ़कर ही आएगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हाँ जब नेक्स्ट मंथ का भी फिगर ज़्यादा आएगा तो मोस्टली ऐसा नहीं लगता है कि इस साल, पहले लग रहा था कि शायद इस साल के लास्ट तक रेट कट थोड़ा बहुत इंडिया में हो जाएगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं लगता है
आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट से भी नहीं लग रहा कि इस साल तो एटलीस्ट रेट कट नहीं होगा, अब नेक्स्ट ईयर देखना होगा। तो उसका भी एक नेगेटिव असर मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि देखिए सभी जगह यहाँ ना अर्निंग ग्रोथ आपका डाउन हो रहा है। फिर इस बार गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा कम हुआ इलेक्शंस के कारण, तो वो गवर्नमेंट थोड़ा पीछे हो गया वहाँ पे, क्योंकि जो ग्रोथ आ रहा था उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा था। तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बढ़ता है ना, ज़्यादातर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो वहाँ इलेक्शन के कारण 3-4 महीने तो पूरा ठप हो गया, तो अब वहाँ पे वीकनेस आ गया। और जो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हो तो रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका बहुत निगेटिव असर पड़ रहा है। इसीलिए जो लेटेस्ट फिगर आप देखेंगे ना जीडीपी का आएगा, वहाँ पे जीडीपी फिगर कम होकर आएगा। तो जीडीपी का फिगर मार्केट को भी आइडिया लग रहा है कि भाई कम आएगा इस बार। तो एक तो वो हिट हो रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस हिट हो रहा है, बाहर भी प्रॉब्लम है, आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई रेट कट भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो तो प्रॉब्लम है। तो मार्केट इसी को निगेटिवली ले रहा है, और इसीलिए आज भी आप देखेंगे, देखिए लार्ज कैप्स फ्लैट हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले 2-3 बड़े स्टॉक्स हैं ना जिनका वेटेज ज़्यादा, वो पॉजिटिव हैं वो, बट मोस्टली आप ज़्यादातर स्टॉक्स को देखेंगे निगेटिविटी पूरा फैला हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप्स को देख लें, माइक्रो कैप्स को देख लें, सेक्टर्स को देख लें, ऑटो ही है जो कि थोड़ा बहुत रिटर्न आज शो कर रहा है, बाकी ज़्यादातर सेक्टर्स या तो गिरे हुए हैं या फिर फ्लैट है। और निगेटिविटी ये जो है मोस्टली कुछ और समय तक बना रहेगा, क्योंकि जो भी पॉइंटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़े और दिनों तक बनी रहेंगी। ऐसा नहीं कि ये सभी कुछ इमीडिएटली रिजॉल्व होने जा रहा है, तो आने वाले कुछ और समय तक आप निगेटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑफकोर्स इसे सही समय माना जाएगा। देखिए अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब तो भाई लॉन्ग टर्म, आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर बने रहेंगे तो मार्केट ठीक है, गिर रहा है और भी गिरेगा लेकिन वापस आएगा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा गिरा रहेगा। लेकिन हाँ, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफकोर्स ये सही समय है। मैं पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ ना, मतलब काफ़ी समय से मैंने आप लोगों को बताता था कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, स्टॉक का पोर्टफोलियो 3% 4% से ऊपर जा रहा है डेली। लेकिन उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मार्केट गिरेगा तो ये बुरी तरह से गिरेगा, क्योंकि मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है, वेल डाइवर्सिफाइड है। लेकिन जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो अभी तो मार्केट्स गिर रहे हैं, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप, इसीलिए लास्ट 3-4 डेज़ का ही अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो अबाउट 12% गिर चुका है सिर्फ 3 to 4 डेज़ में। लेकिन मुझे वहाँ पे कंसर्न नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्वालिटी है उन स्टॉक्स का वो बहुत अच्छा है। मार्केट जब गिरेगा तो सभी कुछ गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट वापस आएगा तो मोस्टली ये स्टॉक्स वापस आएंगे और आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में मैं अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगेन मैंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है। म्यूचुअल फंड्स मैं जनरली देखता नहीं हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट जितना गिर रहा है लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसी के आसपास होगा। स्टॉक पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल अलग होता है ना, अपने कुछ कुछ स्टॉक्स लिया तो उसको तो देखना पड़ता है क्या हुआ। और एनी देखिए म्यूचुअल फंड तो मैंने हमेशा बताया मैं लमसम जनरली करता नहीं हुआ, तो SIP STP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में पैसा जाता है। स्टॉक्स में मेरे पास कुछ पैसा है जो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लगातार, मतलब धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स में। पूरा पैसा मैं एक साथ इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि और भी लगता है मार्केट गिरेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स मेरे पास हैं वहाँ पे अगर गिरावट आ रहा है, अच्छा खासा मुझे लगता है कि ठीक ठाक गिर रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पैसा अभी भी बचा कर रखा है क्योंकि मुझे लगता है और भी गिरेगा। जैसे जैसे गिरता रहेगा वैसे वैसे मैं और भी पैसा इन्वेस्ट करता रहूँगा। अगेन देखिए ध्यान ये रखना है कि अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो का क्वालिटी अच्छा है, म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है, वेल डाइवर्सिफाइड मींस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है उसमें, और आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया, नथिंग टू वरी। ये गिर रहा है, आने वाले समय में और भी गिरेगा, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, थोड़ा बहुत और बिल्कुल गिर सकता है यहाँ से, लेकिन फिर वापस आएगा और फिर सभी कुछ चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मंत्रा वही है कि कौन लॉन्ग टर्म तक टिका रहता है, जो हिम्मत के साथ इस मार्केट पे लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा अच्छे पोर्टफोलियो के साथ। देखिए पोर्टफोलियो ख़राब है, अब किसी ने घटिया क्वालिटी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया, वो लंबे समय तक टिका रहेगा, तब तो पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी अच्छा का मतलब ये हुआ कि मतलब सेल्स ग्रोथ हो गया, उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया,
ROE हो गया, ROC, ये जब फिगर्स है अच्छे हो, ज़्यादा डेट ना हो कंपनी पे, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखकर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बिल्कुल वो वापस आएगा और अच्छा खासा रिटर्न जरूर आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। इस वीडियो को वॉच करने के दौरान कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।